आधी रात का समय था। 25 साल की डेजी ब्लो एक रॉकिंग चेयर पर लेटी हुई एकटक छत की ओर देख रही थी। शायद पिछले 1 मिनट से उसने पलकें तक नहीं झपकाई थी, जिसके कारण उसकी आंखों से पानी बह रहा था। पास ही में उसका दूध मुहा बच्चा गला फाड़कर बुरी तरह से रो रहा था। आमतौर पर एक बच्चे के रोने की आवाज से गहरी नींद में सोई माँ भी हड़बड़ाकर उठ बैठती है, लेकिन अपने नन्हे बेबी ब्लो के रोने का डेजी पर मानो कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने एक नजर को भी बेबी की तरफ पलट कर नहीं देखा। कुछ देर तक रोते रहने के बाद बच्चा थक कर सो जाता है। डेजी अभी भी उसी मुद्रा में अपनी आराम कुर्सी पर लगभग लेटी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर आंसुओं के बहकर सूख जाने के कारण काले निशान बन गए थे, जो उसकी सफेद रंगत पर साफ नजर आ रहे थे। शरीर पर पहने कपड़े इतने मैले थे जैसे हफ्तों से उसने अपने कपड़े ही नहीं बदले हो। अचानक डेजी चेयर पर ही दोनों पांव ऊपर करके घुटने पर सर रखकर सिमट कर बैठ जाती है और अपने सर के बालों को एक एक करके नोचना शुरू कर देती है। लगभग 1 घंटा बीत गया था। डेजी जैसे एक लूप में फंस गई थी। वो बार बार अपने सर का एक बाल तोड़ती, उसे कुछ पल निहारती, फिर एक तरफ फेंक देती। रात के लगभग 1 बजने को आए थे। एकाएक डेजी चेयर से उठ बैठती है और कुछ दूर जमीन पर बेसुध पड़े अपने बच्चे को लपक कर उठाती है और प्यार से उसे चूमने लगती है। वो पालने में बच्चे को लिटाने के बाद जल्दी से रसोई घर में जाकर एक बोतल में दूध लेकर आती है और बोतल बच्चे के मुंह से लगा देती है। ना जाने कितने घंटों से भूखा बच्चा नींद में ही जल्दी जल्दी दूध पीने लगता है। कुछ ही देर में बच्चा बोतल छोड़कर गहरी नींद में चला गया था। बच्चे की बोतल लेकर डेजी वापस से रसोई में आती है और उसे साफ करने लगती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो बहुत घबरा जाती है और बोतल को वहीं फेंककर अपने कानों को हाथों से ढकने की कोशिश करने लगती है। डेजी को सुनाई दे रही चीखों की वो आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डेजी दौड़कर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके दीवार से सटकर बैठ जाती है। बंद करो, रोना बंद करो, मेरे कानों का पर्दा फट जाएगा। बंद करो, बंद करो रोना। कहते हुए डेजी अपना सर दीवारों में मारने लगती है। कुछ ही देर में तेज दर्द और काफी खून बह जाने के कारण डेजी बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद डेजी को होश आता है तो उसे एक बार फिर अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे को रोते देख डेजी भी बुरी तरह से चीख कर रोने लगती है। डेजी एक 23 साल की सुंदर महिला थी। खूबसूरत और जवान डेजी से कई लड़के दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन डेजी के मन में बस निक की छवि बसी हुई थी, जो सेना में सिपाही था। डेजी और निक एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे थे और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगते हैं। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक डेजी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं ये प्रेगनेंसी से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट थी या कुछ और, लेकिन डेजी अब कुछ अलग सा व्यवहार करने लगी थी। हरदम मुस्कुराने वाली डेजी के चेहरे से हंसी मानो गायब हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखने लगे थे और आंखें पीली पड़ गई थी। उसका चेहरा थका हुआ और शरीर बेदम सा नजर आने लगा था। अभी डेजी की हालत में सुधार हुआ भी नहीं था कि तभी बॉर्डर से उसके पति निक के लिए बुलावा आ जाता है। प्लीज निक, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं ये सब अकेले मैनेज नहीं कर सकती। हमारा बच्चा आने वाला है। प्लीज अपने बच्चे के लिए ही रुक जाओ। अरे मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा डेजी। मैं जानता हूँ तुम सब संभाल लोगी।
अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना, और हाँ, दवाइयाँ समय से खाना। डेजी रोती रह जाती है और निक अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी गर्भवती बीमार पत्नी को अकेला छोड़ बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला जाता है। निक के जाने के बाद डेजी की हालत और भी बिगड़ने लगी थी। कहीं कहीं दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना किसी से बात करती, ना ढंग से खाना खाती, बस हर समय टकटकी लगा है दरवाजे की ओर देखती रहती। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, जिसको वो प्यार से बेबी ब्लू कहकर पुकारने लगती है। वैसे तो बच्चों को देखकर माँ अपने सारे गम भूल जाती है, लेकिन डेजी की हालत कुछ अलग थी। कभी तो वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ की तरह अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका कर रखती, और कभी घंटों तक उसकी तरफ मुड़कर भी ना देखती। वो अक्सर कमरे में लगी अपने पति और अपनी तस्वीर को निहारते हुए अपना समय बिताया करती थी। एक दिन दरवाजे पर आहट होती है। डेजी देखती है कि सामने एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर खड़ा हुआ है। डेजी वो चिट्ठी लेकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़कर डेजी की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। उस एक पल में मानो डेजी की सारी दुनिया उजड़ गई थी। चिट्ठी में डेजी को अपने पति निक की मौत की खबर मिलती है। उस चिट्ठी को लेकर डेजी आने वाले कई दिनों तक ऐसे ही रोती रहती है। डेजी के मन में जो आस थी कि आज नहीं तो कल निक लौट आएगा, अब शायद वो भी खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद डेजी की मानसिक हालत इस तरह खराब हो जाती है कि वो अपनी सुध बुध ही खो देती है। डेजी को अक्सर घर के अंदर से किसी की चीखों की डरावनी आवाजें सुनाई देती, जिसके कारण उसे अब रातों को नींद आनी बंद हो गई थी। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। डेजी पिछले कई रातों से नहीं सोई थी। वो अपने कमरे में बैठी पेंसिल से दीवार पर कुछ अजीब सी ड्राइंग बना रही थी कि एक बार फिर से उसका बच्चा रोना शुरू कर देता है। डेजी पहले तो काफी देर तक बेबी के रोने की आवाज सुनती रहती है और फिर जाकर दीवार पर लगी अपनी शादी की तस्वीर को जमीन में पटक कर तोड़ देती है और जोर जोर से चीखने लगती है, जिसे सुनकर बच्चा बुरी तरह से चिल्लाकर रोने लगता है। डेजी के ऊपर मानो आज शैतान सवार हो चुका था। वो कांच का एक टुकड़ा लेकर अपने बच्चे के नजदीक जाती है और उससे बच्चे को लहूलुहान कर देती है। कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर डेजी पागलों की तरह हंसने लगती है। कुछ देर बाद वो थोड़ी सामान्य होती है तो जमीन पर अपने बच्चे के शव को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाए वो घंटों तक रोती रहती है। पहले पति की मौत की खबर और अब बच्चे का मृत शरीर अपनी आंखों के सामने देखने के बाद डेजी के अंदर इस सदमे को सहने की ताकत ही नहीं बची थी। इसलिए पास ही में खून से लथपथ पड़े कांच के टुकड़े से वो अपनी गर्दन और हाथ की नसों को काट लेती है और कुछ ही समय में वो भी अपने बच्चे के साथ मौत की गोद में समा जाती है। भूतिया कहानी पढ़ने की शौकीन दिव्या को कुछ दिन पहले ही उसकी सहेली नीलाक्षी ने एक बुक सजेस्ट की थी जिसका नाम था अर्बन लेजेंड्स बाय सोनिया सैनी। दिव्या ने आज किताब की पहली कहानी पढ़ी थी। कहानी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों दिव्या को इस कहानी को पढ़कर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वैसे तो मैंने आज तक ना जाने कितनी हॉरर स्टोरी पढ़ी है, लेकिन इस कहानी में कुछ अजीब सा है। एक माँ अपने बच्चे को मार डालती है। इस घटना को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। दिल तो चाहता है कि इस कहानी को आगे ना ही पढूं, लेकिन दिमाग आगे की कहानी जानना भी चाहता है। अपने आप को समझाने के बाद दिव्या एक बार फिर किताब का पन्ना पलटती है और आगे की कहानी पढ़ने लगती है। कई दिनों तक डेजी और बेबी ब्लू की बॉडी इस मकान में पड़ी रहती है और जब मकान से दुर्गंध आने लगती है तब जाकर आसपास के लोगों को पता चलता है कि इस मकान में रहने वाला परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। परिवार का ऐसा हश्र देखकर आसपास के लोग इस जगह को शापित मानने लगे थे। तकरीबन 20 साल गुजर गए थे, कोई भी उस मकान में रहने नहीं आया था।
फिर एक दिन तकरीबन 20 साल के बाद डेजी का दूर का कोई रिश्तेदार उनके मकान पर दावेदारी करने के लिए वहां आता है। जिस समय समर वहां पर पहुंचा, दिन ढलने लगा था। बरसों से कोई इस मकान में आया नहीं था, इसलिए घर एक खंडहर की तरह दिखाई देने लगा था। जैसे ही समर कमरे में जाता है, उसे आराम कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देती है। समर थोड़ा घबरा जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है। सामने चेयर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, फिर भी कुर्सी लगातार हिल रही थी। तभी अचानक समर को घर के आंगन से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। समर दौड़कर आंगन में पहुंचता है तो आंगन में भी उसे कोई नजर नहीं आता। समर का माथा पसीने से बुरी तरह से भीग चुका था। सर्द मौसम में पसीना पोंछते हुए समर वापस कमरे के अंदर जाता है तो उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। एक वीरान घर में हो रही इन घटनाओं ने समर को यकीन दिला दिया था कि इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके होने का एहसास हर पल वो महसूस कर पा रहा है। समर तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और फिर कभी लौटकर उस घर में नहीं आता। कहते हैं उस दिन के बाद डेजी ब्लू का वो शापित मकान ऐसे ही खंडहर बना अपनी कहानी खुद में समेटे हुए खड़ा है। आज भी लोग उस खंडहर के अंदर पांव रखने से घबराते हैं। दिव्या ने कहानी की आखिरी लाइन पढ़ी थी कि तभी उसकी सहेली नीलाक्षी आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे दिव्या काफी घबरा जाती है। ये लो, मैडम को हॉरर स्टोरी पढ़ने का शौक भी है और डर भी लगता है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ऐसी बात नहीं है यार, ये कहानी थी ही कुछ ऐसी। और वैसे भी ये कोई कहानी नहीं है, अर्बन लीजेंड्स है। मतलब समझ रही है, इन कहानियों में जिन भी घटनाओं का जिक्र है वो वास्तव में कभी ना कभी किसी के साथ बीत चुकी है। इस कहानी के लेखक का तो ये भी कहना है कि आज भी डेजी और उसके बच्चे की आत्मा उस घर के आईने में कैद है। अगर कोई आधी रात के समय उन्हें पुकारे तो वो प्रकट हो जाते हैं। दिव्या की बात सुनकर नीलाक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। कैसी बात कर रही है यार तू? पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर यकीन करती है? अरे भाई, ऐसी बातें हॉरर स्टोरी में इसलिए लिखी जाती हैं ताकि पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि किसी के साथ ये सब सच में हुआ है। तुझे क्या लगता है आधी रात के समय शीशे के सामने जाकर कोई बेबी ब्लू चिल्लाएगा तो उसके सामने बेबी ब्लू आ जाएगा? हाँ, मुझे तो ये सब कोई बचकानी थियरी लगती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? चल छोड़, इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं करनी। हाँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। बस मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि जैसे हम इंसानों की दुनिया है, वैसे ही भूत प्रेत आत्माओं की भी अपनी एक खुद की दुनिया है। बस कम ऑन यार। अच्छा ठीक है, अगर वाकई तेरे बताए हुए तरीके से वो आत्मा आ सकती है तो फिर आज रात को 12 बजे मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगी कि किस्से कहानी में जो कुछ भी बातें लिखी होती है ना, ये मनगढ़ंत बातें होती हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। अरे यार, रोमांच महसूस कराने के लिए इन कहानियों को लिखा और पढ़ा जाता है। अब इसको सच से जोड़ने वाले लोग मेरे हिसाब से तो बेवकूफ ही होते हैं। नहीं, देख, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये सब झूठ भी होना होता तो भी हमें क्या पड़ी है कि हम आधी रात को किसी भूत प्रेत को बुलाएं। मुझे ऐसा नहीं करना। अरे यार, इतना क्यों डर रही है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। और देख, अगर हमें थोड़ा सा भी महसूस हुआ ना कि कुछ भी गलत हो रहा है तो हम वहीं पर इस गेम को बंद कर देंगे, ठीक है? प्लीज यार, कम से कम गेम तो मत बोल इसे। अरे बेवकूफ, ये गेम ही है। चल, बाकी तेरी ये राइटर सच्ची है या मैं, आज रात को पता चल जाएगा। आधी रात का समय था। संयोग से आज अमावस्या की रात थी, इसलिए आसमान में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नीलाक्षी और दिव्या का हॉस्टल वैसे भी शहर से काफी बाहर की तरफ बना हुआ था, जिसकी वजह से रात होने के बाद वैसे भी हॉस्टल के कैंपस में सन्नाटा पसर जाता था। रेडी है ना तू? एक बार फिर सोच ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होने वाला। जैसे शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से
ब्लडी मैरी नहीं आती, वैसे ही 13 बार बेबी ब्लू कहने से बेबी ब्लू भी नहीं आएगा। आई एम डैम श्योर, ओके? नीलाक्षी बाथरूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और उसके बाद 2 कैंडल जलाकर शीशे के सामने रख देती है। आईने की ओर देखकर वो अपने हाथ आगे की ओर फैलाती है और एक लाइन दोहराने लगती है, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। 12वीं बार इस लाइन को बोलते समय अचानक ही नीलाक्षी के कानों को एक ठंडी सी हवा का झोंका छू कर गुजरता है और उसी के साथ नीलाक्षी को कान में एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसे श्श कहा। वो डरावनी आवाज सुनते ही नीलाक्षी के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि नीलाक्षी ने खुद बाथरूम के खिड़की दरवाजे बंद किए हुए थे। ऐसे में अचानक हवा का झोंका उसे हैरान कर रहा था। मोमबत्ती की लौ भी लगातार लहरा रही थी, जैसे उस हवा से संघर्ष करके जलने की कोशिश कर रही हो। नीलाक्षी थोड़ा हकलाते हुए अंतिम बार वही लाइन दोहराती है और अचानक उसे अपने हाथों पर एक वजन महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके हाथों में हो। मोमबत्ती की रोशनी में नीलाक्षी आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपने चेहरे के साथ एक औरत का भयानक चेहरा भी दिखाई देता है, जो उसे देखते ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।